हो रहा है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 13 राज्यों में 88 सीटों को लेकर मतदान हो रहा है। 13 सीटों पर मतदान जारी है। राजस्थान की अहम ये 13 सीटें, और लगातार सुबह से फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, फिर वो उम्मीदवारों की हो या फिर वीआईपी फेसेस की बात हम कर ले, बड़े चेहरे की बात कर ले। अदिति, और जो चेहरा अभी हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो थे ओम बिरला के करीबी। अब देखिए राजीव है ये, और बिरला के राजीव दत्ता ओम बिरला के बेहद करीबी हैं और अभी अपना वोट कास्ट करते हुए। पहले तो चर्चा ये भी थी कि शायद ये भी विधानसभा में भी चुनाव में उतरने की बात थी इनको लेकर, और ओम बिरला के करीबी माने जाते हैं, अपना रसूख है। तो लगातार जो जितने भी बड़े नेता हैं और जो बड़े चेहरे हैं वो मतदाता शुरू से मतदाता को अपील भी कर रहे हैं और मतदान देने ही पहुंचे। लेकिन अभी तक कांग्रेस के कई चेहरे, अशोक गहलोत दिख गए, लेकिन और भी बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो अभी तक वोट कास्ट करते हुए 13 सीटों पे नजर नहीं आए हैं। उसका इंतजार है यहाँ पर। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, वर्कर और बड़े नेताओं को मैदान में वोट की अपील के साथ वोट करने सुबह 7 बजे से लगा दिया। बिल्कुल, और सुबह 7 बजे से बेहद अहम तस्वीरें भी नजर आ रही है। हालांकि इंतजार जरूर है कि कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट है वो भी नजर आए वोट कास्ट करते हुए। लेकिन अहम है, आज का दिन खास सभी के लिए है, न सिर्फ मतदाताओं के लिए, क्योंकि उन्हें चुनना है, उनके पास हक है। और चलिए, क्योंकि कोटा की तस्वीरें हम दिखा भी रहते हैं, कोटा से हमारे सहयोगी भंवर इस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, बेहद अहम सीट है कोटा बूंदी, और जिस तरह से ओम बिरला यहाँ से कैंडिडेट है, प्रहलाद गुंजल आ गए हैं, बीजेपी में कभी दोनों साथ थे, अब अलग, लेकिन आमने सामने अब है। लेकिन अगर आप वोटिंग की बात करें, सबसे पहले तो अपडेट आपसे ही चाहेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, कुछ खराबी की ऐसी खबरें भी आई थी, लेकिन अभी क्या सुचारू चल रहा है मतदान, और अब तक का वोटिंग प्रतिशत क्या इशारा करता है? देखिए, पहला आंकड़ा तो 10 बजे के बाद ही मिल पाएगा श्वेता, लेकिन ये जरूर देखने में आया है कि जो हैप्पी आवर्स है, यानी मतदान शुरू होने के बाद से 2-3 घंटे का समय, उसमें मतदान का ट्रेंड उतना बेहतरीन देखने को नहीं मिला है। कोटा में भी लंबी लंबी कतारें जो आमतौर पर कोटा में ट्रेंड से विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सुबह सवेरे देखने को मिलती है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आई है। कुछ मतदान केंद्रों पर धीमे मतदान की जरूर शिकायतें थी, लेकिन वो शिकायतें भी अब दुरुस्त हुई है और मतदान हालांकि सुचारू ढंग से जारी है। लेकिन हाँ, बात वही है कि जिस तरह की लंबी कतारें कोटा में देखने को मिलने का ट्रेंड है, वैसा कुछ ट्रेंड नज़र नहीं आया है। कोटा में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने जाकर के अपना वोट कास्ट किया, और उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद कहा कि मैं जिसे पहला मत देता हूं वही जीता। लेकिन मैं फिलहाल आपको राजीव दत्ता से जोड़ बिल्कुल भंवर, आपका रुख करेंगे, लेकिन रिएक्शंस भी आ रहे हैं वोट कास्ट करने के साथ साथ, वो भी दिखा दे। शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं? 88 വയസ്സായ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്, വോട്ടും ടാക്സും ഒരു പൗരന്റെ കടമയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം. അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടിലും ഞാനും तो शशि थरूर यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन कोटा कैंपस में बाहर निकल के वोट कर रहा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भय मुक्त वातावरण में कर रहा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज यहाँ का राजस्थान में सर्वाधिक होगा। क्या लगता है दत्ता साहब, कोटा का चुनावी फिजा किस तरह की आप देख पा रहे हैं? स्थानीय मुद्दों पे जा रहा है चुनाव या राष्ट्रीय मुद्दों पर जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, सीधा सा कंसेप्ट है। यशस्वी प्रधानमंत्री को हर मतदाता को दोबारा देखना चाहता है तीसरी बार। उन्होंने जो मुकाम पे भारत को पहुंचाया है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है, विदेशों में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, जो गरीब, जो आखिरी व्यक्ति, जो बेचारा साधन युक्त सुविधा युक्त था, उसको हर चीज़ उपलब्ध हो रही है, हर तरह से रोटी कपड़ा मकान राशन वगैरह। तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में इतना आगे बढ़े, उसके पब्लिक की चाहत है कि वो वापस तीसरी बार आए, और वो आएंगे लोकल मुद्दे के लिए। हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो हमेशा चिंतित संवेदनशील रहते हैं, तो वो इसको और आगे बढ़े। गर्मी बहुत है दत्ता साहब, उम्मीद करते हैं कि 70% का पिछली बार का आंकड़ा के आसपास पहुंचेगा इस बार मतदान का प्रतिशत? मेरा ये मानना है उसको क्रॉस करेगा।
राजीव दत्ता से हमने आपकी बात कराई और उनको उम्मीद है कि 70% मतदान जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोटा में हुआ था, ये इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो उसको भी पार करेगा। और साथ में कह रहे हैं कि कोटा की चुनावी फिजा कुछ ऐसी दिख रही है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा चुनावी ट्रेंड है वो नेशनल इश्यूज पर शिफ्ट होता दिख रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर हरिचरण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर अदिति, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार वोटिंग भी जारी है। इंतजार वोटिंग प्रतिशत को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट में वोटिंग के दौरान तनाव की स्थिति बन गई है। बेलूर घाट के एक मतदान केंद्र पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये वोटिंग यहाँ भी जारी है। सुकांता मजूमदार की मौजूदगी में यहाँ पर झड़प हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट में, जहां वोटिंग के दौरान तनाव की स्थिति बनी है। बेलूर घाट के एक मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति बनी, हालांकि हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि पश्चिम बंगाल की है। अदिति, क्योंकि आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की जब बात करते हैं और इस चुनाव के दौरान आपने दौरा भी किया, पश्चिम बंगाल की स्थितियां और ऐसी खबरें अमूमन अक्सर आती हैं। इसीलिए शायद जब इलेक्शन कमीशन ये तय करता है, इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि हम बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरला 5-5 सीटों पर चुनाव करें, वजह उसकी ये होती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा की, झड़प की ऐसी कई तस्वीरें आपको में देखने को मिलती हैं। क्यों? पहले फेज में केवल एक ही सीट पर जो नक्सली इलाका था छत्तीसगढ़ का, वहां हुई। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अगर हम पत्रकारिता भी करने वहां जा रहे हैं तो हम सेफ नहीं है। वहां दो समुदाय कह लें या दो पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई में समुदाय बीच में आकर आपस में इतनी झड़प होती है और इतनी हिंसा का वातावरण अभी भी है, और जिसको शायद केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जल्द से जल्द निपटारा करने की बहुत जरूरत है क्योंकि उससे आम आदमी का जीवन अफेक्ट होता है। अब वोटिंग जैसे दिन और फिर आपके सामने झड़प देखने को मिल रही है। जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की अपील लगातार हो रही है, वहां पे इस तरह की झड़प उस वोटिंग प्रक्रिया को रोकता है, मतदाताओं को घर से निकलने में एनकरेजमेंट में कमी लेकर आता है। तो ऐसी स्थिति में इसको अवॉइड करने की जरूरत है और इसमें पॉलिटिकल पार्टी का, उनके वर्कर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, इसलिए पहले चिन्हित कर लिया जाता है संवेदनशील और जो अति संवेदनशील बूथ होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं, वहां पर इंतजाम भी इस तरह से। और ऐसे राज्य जहां पर ऐसी खबरें और ऐसी स्थितियां बनती है उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, ये कह सकते हैं। हालांकि हमारे साथ इस चर्चा में बड़ा पैनल है, हमारे सहयोगी है और साथ ही साथ मेहमान भी हैं। शैलेंद्र दबाई जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र जी, तैयारी तो बीजेपी की हमेशा ही रहती है, लेकिन आज जब ये दूसरा फेज है और सिर्फ हम राजस्थान की नहीं, हम इन पूरे 88 सीटों को लेकर बात करें तो बीजेपी कितनी संतुष्ट है अपने प्रचार को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर और वोटिंग को लेकर कि इस बार एक बार फिर से वैसे ही जीत मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से लगातार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा गरीबों का उत्थान कर रही है, देश का आर्थिक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रही है। जिस तरह से आपने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, पुल बन रहे हैं, उसी तरह आप देखिए किस तरह से रक्षा संसाधन में भी हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। जो बड़े काम, असंभव काम 65 साल में भारत में नहीं हुए, हमने भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए धारा 370 हटा के तस्वीरों पर भी कुछ कह दीजिए। ये जो पश्चिम बंगाल से झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद आपके पास भी आंकड़ा है कि जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 90% आतंकवाद में कमी आई है, 70% उग्रवाद में कमी आई है, वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है। ये झड़पें हैं जो बताती है कि वेस्ट बंगाल किस तरह से तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति के तहत उन्होंने घुसपैठियों के द्वारा किस तरह से बंगाल के डेमोग्राफी को खत्म करने का काम कर रही हैं, वो बताता है, ये सारी झड़पें बताती है। लेकिन भारत जो है वो एक है, और भारत में हमने सीए कानून इसलिए लाए क्योंकि जो हमारे प्रताड़ित हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैन भाई थे, जो धार्मिक कंट्रियों में रह रहे थे, इस्लामिक देशों में रह रहे थे, उनको हम भारत में नागरिकता और मौलिक अधिकार। बिल्कुल, बहुत बखूबी आपने सारे मुद्दे यहाँ पर बताए कि कैसे अखंड भारत है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आपसे एक सवाल, अभी राजीव दत्ता जी भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने विदेशों में हमारा नाम किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश का चुनाव है, कोई भी जो विधानसभा है या लोकसभा के लोग हैं, विधानसभा के जो लोग हैं, वो अपना प्रत्याशी चुनकर संसद में भेजना चाहते हैं जिससे वहां के लोकल मुद्दे उठाए जा सके संसद में। सवाल आपसे यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान आप लोकल मुद्दों पर, या अभी यहाँ पर खड़े होकर आप लोकल मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे? आपने पानी, फ्लोराइड के पानी, तमाम मुद्दों पर तो बात ही नहीं की, जो राजस्थान की सबसे बड़ी इशू है। उसके अलावा भी तमाम इशू है, तो हम राष्ट्र के मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे हैं, हम लोकल मुद्दों पर बात ही नहीं करते, वजह क्या है?
देखिए, अगर निर्माण होता है तो समग्र निर्माण होता है, विकास लेकिन होता पानी है तो मिल तो नहीं रहा ना, समग्र फ्लोराइड वाला निर्माण पानी। नहीं। अब आपको बता देता हूं, जल जीवन मिशन कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी। जितने हमने जिले हैं, देश आधे में तो पानी नहीं है। 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। हमने 50 लाख राजस्थान में परिवारों को जल से नल दिया। अगर ये कांग्रेस की सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार रही, जिसकी पोल इनके ही पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने खोल दी, तो बताता है कि इन्होंने केंद्र की योजनाओं को किस तरह इन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया। आप देखिए, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में देने का काम किया हमने। 50 लाख से अधिक हमने लोगों को विद्युतीकरण देने का काम किया है। तो श्वेता, उनको बताइए कि आज फ्लोराइड को लेकर बहिष्कार हुआ है वोटिंग का। बिल्कुल, और ये इसलिए भी सवाल उठ रहा था कि पहले ही चेतावनी दे दी जाती, शैलेंद्र जी, खबरें भी आई, पूरा के पूरा जो गांव के लोग हैं या फिर उस बूथ मतदान केंद्र के, वो मतदान डालने ही नहीं गए, बहिष्कार कर दिया। तो ये खबरें तो ठीक नहीं लगती। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहिष्कार करना अगर सही नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबी है कि आपको 5 साल बाद आपको एक वक्त आता है, मौका मिलता है कि आप अपनी सरकार चुने और ट्रैक रिकॉर्ड देखते चुने। लेकिन जहां तक पानी की समस्या है राजस्थान की, बताइए ना, ईआरसीपी को हमने 100 दिन में मूर्त रूप देने का काम किया है, जो कांग्रेस की गहलोत सरकार लटकाती रही 5 साल तक। हमने यमुना जल समझौते को 50 साल में कांग्रेस पार्टी जो नहीं कर पाई, हमने यमुना जल समझौता किया। आने वाले 5-6 सालों में आप देखेंगे राजस्थान का पूर्वी राजस्थान, जिसमें 21 जिले हैं, वहां के 40% लोगों को ठीक है। तो शैलेंद्र जी, यानी राजस्थान की 13 सीटों की जो वोटर्स है, जो मतदाता है, 13 सीटों के, वो ईआरसीपी के मुद्दे को के मद्देनजर भी बीजेपी के साथ जाएंगे, आप ये मानते हैं? बिल्कुल निश्चित 3 महीने का जो बार-बार आपको बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 करोड़ अगर हमने पक्के मकान दिए गरीबों को, तो उसमें से राजस्थान में 80 लाखों को दिए। हमने महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया है तो 70 लाख ठीक है। प्रदीप जी, अरे बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। आपने सुना शैलेंद्र जी कह रहे बहुत लंबी फेहरिस्त है, जितना काम किया है प्रदेश सरकार ने, जो 3 महीनों में काम किया वो भी बहुत बेहतर और जनता उसके साथ जाएगी। लेकिन पिछला 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए, जनता के बीच में आप गए होंगे, केंद्र के अलावा, राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा भी। देखिए श्वेता, बात जहां तक जिस सारी बात आप कर रही हैं, मेरा ये कहना है कि ये चुनाव, देश के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बात वही है कि हम जिस तरह का संघर्ष आज के वर्तमान युग में कर रहे हैं, एक सबसे पहली बात यह है कि पहली बार विपक्ष ने मिलजुल कर ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 10 साल की राजनीति देश में, जिस तरह से मोदी जी ने देश के लोकतंत्र में विपक्ष को बांटने का काम किया, जिस तरह उसका उपयोग किया, उससे सबक सीखते हुए हम सब ने मिलकर के देश में एक संयुक्त विपक्ष की बात की है। और इस बार हमने इस मत विभाजन को रोककर इसको चुनौती देने का काम किया है। दूसरी बात, जहां तक मोदी जी की बात है, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे कि मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 50 दिन चाहिए। 50 दिन के नाम पर 10 साल देश ने दिए हैं उनको, उसके बाद फिर वो 5 साल मांग रहे हैं। तो सवाल यह कि 50 दिन, 50, 10 साल, फिर 5 साल, तो सवाल है वो चाहते क्या है। और जिस तरह की प्राथमिकता उन्होंने निर्धारित की है, आज पूरी दुनिया में इस देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो रहा है। पूरे देश का विदेशी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है। प्रदीप जी, इस तरह का चरित्र, प्रदीप इस तरह की बात जी, इस देश में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये इस दुनिया में पूरी दुनिया देख रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने को लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र दावा करता है, उसका प्रधानमंत्री जिस तरह का भाषण दे रहा है, जिस तरह वक्तव्य दे रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है, जाति पात की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूं देश के किसी प्रधानमंत्री पूर्व में ऐसी बातें न तो कही, ना ऐसा दृश्य उत्पन्न किया। और आज हम शर्मिंदा हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सारे झूठ बोलकर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। कभी वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी वो जाति की बात करते हैं, कभी बच्चों की बात करते हैं। तो सवाल है प्राथमिकता क्या है? प्रदीप जी, कांग्रेस की यही दिक्कत है, वो सुनती नहीं है, इसलिए आज ऐसी बहुत सुना है हमने, हम 10 साल से सुन रहे हैं, 10 साल सुन रहे हैं, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। आज जो लोकतंत्र की बात हो रही है, उस लोकतंत्र को समझना पड़ेगा कि जिस तरह का लोगों का मतदान देने का रुझान बन रहा है, जिस तरह पहले चरण में मतदान कम हुआ है, आप समझ लीजिए कि लोगों ने तिरस्कार किया और लोग चाहते हैं बदलाव, और लोग बदलाव में वोट दे रहे हैं। आप देखिएगा अगले इस चुनाव का जब परिणाम आएगा तो सरकार हमारी होगी। योगेश जी, प्रदीप जी तो सुन नहीं रहे, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, विपक्ष एकजुट है, नीतीश कुमार चले गए क्योंकि हैंडल नहीं हुए। तो ये विपक्ष एकजुट इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं हो सकता, अकेली कांग्रेस मोदी से नहीं डील कर सकती, इसलिए एकजुट हुए। नहीं तो ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या सब एक साथ संभव थे, लेफ्ट और तमाम लोग? देखिए, इंडिया गठबंधन में खामियां तो कई हैं और लीडरशिप को लेकर
सबसे बड़ा क्राइसिस रहा कि कौन उस इंडिया गठबंधन का सिरमौर बनेगा, कौन नरेंद्र मोदी के सामने फेस होगा। और वाकई में ये सोचनीय बात थी, अगर राहुल गांधी को फेस पूरी तरह बनाना था तो आगे चेहरा करना चाहिए था। और रिजल्ट चाहे जो भी रहो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को लेकर तो सोचता ही है क्या कि राजस्थान जैसी जगह पर 3 जगहों पर क्या ज़रूरत अलायंस की पड़ गई, क्यों आखिर नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सीकर जैसी सीट, जहाँ सीकर में तो सर्वाधिक कांग्रेस के एमएलए जीते हैं। बीजेपी सरकार आई राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद सीकर में कांग्रेस को बड़ा मैंडेट था, फिर भी वहाँ अलायंस लाना पड़ा। तो ये वाकई में सोचनीय सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी के फेस के सामने किस तरह कांग्रेस पार्टी को अपने फेस को सामने लाना चाहिए था, जो ये काम हो नहीं पाया थी। और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि इस मामले में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर यहाँ पर जैसी 400 पार का नारा आया था, उसके बाद जो विचलन है वो इंडिया गठबंधन में दिखा। और सबसे पहले उस गठबंधन की नाव को छोड़कर नीतीश कुमार चल दिए, फिर एक एक करके कांग्रेस के अंदर कई नेताओं का छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। और राजस्थान में तकरीबन जो मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर नेता होंगे छोटे बड़े कांग्रेस पार्टी के, जो अब तक राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। तो ये एक मुझे लगता है यात्रा, तो योगेश जी यही वजह है ना कि सब छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सुनती नहीं उन लोगों की बात। नहीं, मेरे हिसाब से वो सुनती तो शायद रोक पाती, क्योंकि ज्यादातर जो वजह बताई जा रही है वो यही कि बातचीत नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यात्रा से पहले आपको अपने कुनबे को ठीक करना होगा, एक एक की बात सुननी होगी। जो एक कांग्रेस में कल्चर था, आप लंबे समय से कांग्रेस देख रही है, दिल्ली एआईसीसी को देखती है, वहाँ यही तो बात आती है कि राहुल गांधी एक रेगुलर अगर मिलते रहे। मैं बहुत साल पहले का जानते होंगे प्रदीप जी, अमेठी में या रायबरेली में जब गांधी परिवार चुनाव लड़ता था, इंदिरा जी, राजीव गांधी, तो उस ज़माने में वो कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे या कार्यकर्ता थे उन सबके से मिला करते थे, बात सुनते थे। और उसके बाद फिर वो पूरे देश का, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, गांव-गांव तक जाकर आए। तो ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के नीचे तक के कार्यकर्ता से बात की जा रही है कि नहीं की जा रही। प्रदीप जी इसलिए ये सवाल उठता है। मैं योगेश जी की बात जवाब देता हूं कि यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने 2 देश में यात्राएं की हैं, पद यात्राएं की हैं। वो जन जन से संपर्क किया है, सड़क सड़क पर जाकर गांव गांव ढाणी ढाणी इन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ये जो संपर्क अभियान कहा, ये उसी का परिणाम था। हमको लगा था कि हम मतदाता से दूर हो गए, सत्ता से दूर हुए, तो हमने इस बात का आत्मविवेचन भी किया और उसी के परिणाम स्वरूप हमने राष्ट्रीय स्तर पर 2 यात्राएं राहुल गांधी जी ने की और पद यात्राएं की। उसका उद्देश्य यही था कि वो जन जन से मिले, समाज के हर वर्ग से उनका संपर्क हो और वो क्या इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? और जिस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, क्या बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? उसी के आधार पर हमने घोषणा पत्र बनाकर हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन वो तो ठीक है, वो बात ठीक है। यहाँ पर पानी से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर फ्लोराइड से शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं दोनों से ही एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा, अदिति इस बात को स्वीकार भी करोगे, सभी देखेंगे कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर कई सरकारें आ जाती हैं, कई राज्य बदल जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको लेकर बातचीत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मिलावट सबसे बड़ा इशू है। मैंने आज तक किसी को भी देखा, कोई भी सरकार वो कहती है कि मिलावटों को बख्शा नहीं जाएगा, मिलावटियों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। दुर्घटनाएं इतनी जबरदस्त होती हैं कि आखिरकार लापरवाही कहां है। पिछले दिनों एक झालावाड़ के पास में एक दुर्घटना हुई थी, एक साथ 9 लोग काल के कपाल में समा गए। नितिन गडकरी ने खुद ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से ज्यादा जो दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। पानी से ही मैं यहां पर शुरुआत कर रहा था, पानी को लेकर बात चली थी। पानी तो बहुत छोटी बात है, यहां तक दूर तक सभी सरकारों को चिंता करनी पड़ेगी। और जो राहुल गांधी की बात पर आए थे चतुर्वेदी साहब कि राहुल गांधी ने यात्रा की, भाई यात्रा की तो यात्रा का प्रतिफल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े राज्य थे वहां का क्या मिला। हालांकि आप हिमाचल की बात करेंगे वो अलग बात है, वो भी आपकी बात है, आप कर्नाटक की भी बात करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बात यहां महत्वपूर्ण है। एक तरफ सनातन 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 हिंदुत्व आप ये कह रहे हैं ना कि पहले फेज से दूसरे फेज तक में ही सिर्फ राम रहीम और जातिवाद आ गया और मुद्दा नहीं है। साफ सी बात है, एक तरफ जाति के आधार पर लड़ाई है तो दूसरी तरफ धर्म के आधार पर लड़ाई। लेकिन योगेश जी, नारे भी थे इस बार, जैसे पहले कहा कि अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद एक बार फिर मोदी सरकार में आ गए।
400 पार का क्या वाकई में जो स्थिति है, या वोटिंग परसेंट फर्स्ट फेज को लेकर बात की जाए, या फिर जोर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दिया जा रहा है, अभी भी क्या आपको लगता है कि जो दावे बीजेपी की तरफ से 400 पार वो स्थितियां हैं? देखिए 400 पार तो मुझे लगता है कि दावा या जो घोषणा की गई थी उसका मकसद था कि विपक्षी खेमे में हलचल मचाना और हलचल मचाकर उसमें कामयाब वहां का हुए। रिएक्शन देखना, उसमें उसमें कामयाब बीजेपी की रणनीतिकार हुए हैं। और पहले फेज की जो वोटिंग है, कम परसेंटेज है, उसने बीजेपी को चौंकाया है। और जो 400 पार का जो नारा है, क्या वहां तक पहुंच जाते? मुझे लगता है कि इसमें 370 का जो नारा था जो पहले, वो अदिति ज्यादा 370 इसलिए क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाया, तो 370 को लेकर बीजेपी का शुरू से दिमाग में था 370, और 400 उसके आगे कि 400 का मतलब कि पूरे विपक्ष को एक तरह से कंफ्यूज में ला देना और उनके अंदर जिसे कहते हैं ना, मतलब ये कह दें योगेश जी कि वोटर के मन में ये कह देना कि जीत तो हम रहे हैं, बस आंकड़ों की बात है, या इसका इम्पैक्ट ये है। एक बीच में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।